शांति शांति शांति। मंचासीन विद्वज्जन, श्रद्धेय श्री रोहतास जी, मेरे मित्र डॉक्टर बहुवेद अलंकार जी, हमारी दोनों प्यारी बहनें, बहन अपर्णा जी और बहन जी का मुझे नाम नहीं पता है, और सामने मेरे बैठे हुए प्राचार्य जी, अन्य उपस्थित विद्वद्गण, डॉक्टर अनीता जी, अन्य हमारे संजीव जी बैठे हुए सामने, और मेरे प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर विकास विद्यालंकार, मेरे शोध छात्र धर्मवीर, और अन्य जो भी हमारी विद्वत बहनें, आचार्य बहनें बैठी हुई हैं, और समस्त विद्यार्थीगण, हमारी बच्चियां, सभी के लिए मैं सादर नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम में प्रारंभ करने से पूर्व मैं सभी का हृदय से नमन करता हूं। आज जैसा कि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुझे कुछ आप लोगों के समक्ष बोलने का, कहने का अवसर मिला है, तो मैं यहाँ के प्रशासन का और आयोजक मंडल का मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज की जो आजादी का अमृत महोत्सव, वैसे देखिए आपको जैसा कि बतलाया जाता है, आजादी की बात की जा रही है 75 वर्ष, लेकिन वास्तव में कड़ी और सच्ची बात यह है कि वास्तव में आजादी हमें मिली नहीं है, सत्ता का केवल हस्तांतरण हुआ है। लेकिन हमें इस प्रकार की बात कही जाती है, अंग्रेजों ने जब सुभाष चंद्र बोस और हमारे जो उग्रवादी दल के जो देशभक्त हुए, जब उनसे ब्रिटिश सरकार जब परेशान हो गई, तो उसके परिणाम स्वरूप जल्दबाजी में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जब दिल्ली में वो किया, अंग्रेजों को मार भगाने के लिए अपनी आजाद हिंद फौज के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों को परेशान किया, तो परिणाम स्वरूप इन्होंने जल्दबाजी में नेहरू और गांधी से समझौता किया कि आप जो है जल्दी से आप हमारी बताई नीति पर ही आप चलते रहेंगे, और जो संविधान हमने बनाया है उसी के अनुसार आप चलाते रहेंगे। तो सत्ता का हस्तांतरण के आधार पर ये जो है, जिसको हम आजादी बोल रहे हैं, वो केवल अंग्रेजों के बनाए हुए जो संविधान या नियम है उसके अनुसार ही देश चल रहा है। बहुत कुछ वैसे वर्तमान सरकार ने परिवर्तन किया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के लिए बहुत सारे जो कानून पहले से काले कानून चलते आते रहे, इसको भी 70 साल के बाद लगभग जब बीजेपी की सरकार आई तो उसने उसमें परिवर्तन किया बहुत कुछ। नहीं तो ऐसे अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे किसानों के विरुद्ध, या पुलिस के द्वारा ऐसे नियम बनाए थे कि आप जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहिए, पूरा न्याय आपको नहीं मिलता। तो वो जो लंबी चौड़ी संविधान तो इतना लंबा चौड़ा, लेकिन न्याय नहीं मिलता। और चाइना आदि के छोटे से संविधान, और वहां पर कोई दोषी नहीं बचता। तो ये जो एक लोग इस प्रकार की आज विचारधाराओं कर रहे हैं, तो हमारे प्राचीन काल का जो संविधान है, हमारे जो धर्मशास्त्र है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, या चाणक्य नीति है, या विदुर नीति है, इन सब के आधार पर जब हमारा देश चलने लगेगा, तो निश्चित रूप से दंड व्यवस्था जब सख्त होगी तो अपराधी बचकर निकल नहीं पाएंगे। तो उस स्थिति में जो भी हम वर्तमान में आजादी का जो अच्छा जो कार्य करके किया गया है इस समय में 1947 के बाद, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसको सुधार करने की आवश्यकता है देश में। तो आजादी का जो अमृत महोत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गत वर्ष इसका उद्देश्य रखा था, तो देश भर में आयोजित प्रदर्शन कार्यों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के साथ साथ ही दांडी जो यात्रा हुई थी, महात्मा गांधी ने निकाली थी, नेता सुभाष चंद्र बोस और आंदोलन के नेताओं सहित स्वतंत्रता से संबंधित मुख्य स्थलों को जो है दिखाना, महोत्सव के जरिए आजादी से जुड़े उन विस्मृत नायकों को भी तलाश उनकी करना, जिनका नाम अभी तक इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा हुआ है, उसको भी उजागर करना इस अमृत महोत्सव का प्रधानमंत्री जी ने यह उद्देश्य दिया कि बहुत सारे हमारे जो क्रांतिकारी हैं जिनको प्रदर्शित सामने नहीं आने दिया गया,
केवल अपने पक्ष के लोगों को उजागर करने का जो कहेंगे, जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबे हुए हैं। साथ ही वह महोत्सव नए दृष्टिकोणों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता से प्रेरणा को प्रतिध्वनित करेगा, ऐसा वर्तमान सरकार का संकल्प और उद्देश्य है। आजादी के जो अमृत महोत्सव के संबंध में मैं पिछली बार अभी आया था, मैं पिछले अभी 10 तारीख को मैं यहाँ पर व्याख्यान देने आया था आचार्य विनोबा भावे जी के शिक्षा दर्शन पर। तो एक महत्वपूर्ण विषय रह गया था हमसे, क्योंकि समय अभाव के कारण उस दिन जो है मैंने बाद में मुझे बहुत पछतावा भी हुआ कि मैं इस बात को स्वराज संबंधी मंतव्य को प्रस्तुत नहीं कर सका। तो उस चीज को मैं आज सबसे पहले उसको प्रस्तुत कर दे रहा हूँ कि स्वराज के संबंध में, कि भारत में बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि आचार्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द को पहले उन्होंने प्रयोग किया। तो उस संबंध में लोगों का भ्रम मैं जो है दूर करना चाहता हूं कि स्वराज शब्द हमारे वेदों में पहले से है। स्वराज शब्द वेदों में पहले से आया हुआ है और उसी स्वराज की भावना को लेकर के हमारे महापुरुषों ने उस स्वराज शब्द को आगे बढ़ाया। स्वराज से वो एक ऐसे नव समाज निर्माण करना चाहते हैं जिसमें शोषण ना हो, जिसमें केंद्र का शासन कम से कम हो, जिसमें हर एक विकास के लिए पूरी सुविधा हो, ऐसा समाज व्यवस्था हो, वो ये स्वराज कहलाता है। भारतीय समाज में प्राचीन परंपरा अनुसार हमारे गौरवशाली इतिहास को पाश्चात्य जो विचारक परंपरा का मैकाले के समय से शिक्षा में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमारे वर्तमान शिक्षकों और विद्यार्थियों को पढ़ाया गया कि अकबर, टीपू सुल्तान, बाबर, खिलजी, औरंगजेब जैसे लोगों को महान बताया जाता। हमारे सीबीएसई पैटर्न में आजकल के जो शिक्षा नीति, जो 70 साल पूर्व जो कांग्रेस की सरकार आई, उसने इन लोगों को महान बताया। और जो महान लोग, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, राजा कुंभा जैसे राष्ट्रभक्त जो वीर थे, उनकी जो उपेक्षा की गई, उनको इतिहास में नाम मात्र पढ़ाया जाता है। उनके देश के प्रति समर्पण और बलिदान का वर्णन विशेष रूप से नहीं कराया जाता। वर्तमान सरकार इस संबंध में सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है, इसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा इस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। दूसरी बात, स्वराज शब्द के संबंध में लोगों को भ्रमित किया गया कि स्वराज शब्द का प्रयोग आचार्य बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम देश में इस शब्द को प्रयोग किया। वास्तविकता यह है, सच्चाई यह है कि यह शब्द सर्वप्रथम प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के 13वें मंडल में अर्चन स्वराज्यम मंत्र में बोल रहा हूं, इत्था ही सोम इंद्र महे ब्रह्मचकार वर्धनम सविष्ट वज्रिनोजसा पृथिव्यानि ससो अहम अर्चन स्वराज्यम, ये मंत्र है। ऐसे ही यथा अर्वथा मनुष्याविद दीन स्मृता तस्मिन ब्रह्मांडी पूर्वधेन्द्र उक्थान समवर्चता अर्चन स्वराज्यम। इस तरीके से जो है मंत्र जो यहाँ पर आया है 13वें मंडल में 80 सूक्त में स्वराज सूक्त है और इसमें संबोधित किया गया कि इस सूक्त के 96 मंत्र प्राप्त होते हैं। एक दो नहीं बल्कि 96 मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद में और वहां पर उन मंत्रों में अर्चन स्वराज्यम इस शब्द से जो है समाप्ति होती है, जिसका मुख्य भाव कि हम राष्ट्र और देश को पूज्य मान करके अर्चना करें और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तथा स्वामी जी द्वारा किए गए भाष्य में 6 ऋचाओं में स्वराज का महत्व, स्वराज को बनाए रखने के लिए साधन और शासक तथा प्रजा के कर्तव्य का वर्णन ऋग्वेद के मंडल 1 अनुवाक 114 शुक्ल 84 में ऋचा मंत्र संख्या है 10, 11 और 12, इनमें भी अंत में स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि स्वराज शब्द यहां से प्रारंभ हुआ, वो गलत है। सामवेद में इसी प्रकार से उत्तरार्चिक प्रकरण में मंत्र संख्या 1005, 6 और 7 इन 3 मंत्रों में सामवेद में भी उत्तरार्चिक में बतलाया और ऋग्वेद में 6 मंत्रों में। तो हम अपने देश और राष्ट्र का भौतिक उन्नति भी करें और आध्यात्मिक रूप से भी आत्मिक उन्नति भी करें। तो स्वराज शब्द का भौतिक अर्थ स्वयं का स्वदेशी लोगों के द्वारा चयनित राज्य है और इसका दूसरा अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ में अगर लेंगे तो आध्यात्मिक अर्थ में स्व शरीर, अपने शरीर पर स्वयं अर्थात आत्मा का नियंत्रण हो, इसको भी स्वराज का वाचक कहा जाता है। अर्थात हम शरीर पर भी हमारे आत्मा का नियंत्रण हो और साथ में देश जो हमारा है वहां पर हमारे देश के द्वारा, लोगों के द्वारा चयनित सरकार होनी चाहिए और वो शासन जो चले वो देश से संबंधित उत्थान के लिए बात की जाए। जिस राम राज्य के लिए बात की जाती है, भगवान राम के राज्य की, तो वैसे ही प्रशासन हमारा स्वच्छ हो, उत्तम हो, सब लोग ईमानदार हो,
चरित्रवान हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। ऐसे ही इसी बात को अथर्ववेद में कहा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। हमारे भी आचार्य श्री बहुत अच्छी बात जो अभी ओजस्वी वक्तव्य आप लोगों को उद्बोधन दे रहे थे, उन्होंने भी राष्ट्र की बहुत सारी कविताएं प्रस्तुत की। तो ये अथर्ववेद का कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कि हम भूमि हम सबकी माँ है और हम सब इसके अमृत पुत्र पुत्रियां हैं, तो इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो हम भूमि राष्ट्र हम सबकी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं, इसलिए इसकी रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य और धर्म है। इसलिए वेद से स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में स्वदेशी और स्वराज के विचारों का सन 1857 के अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम क्रांति के समय, अभी अजय जी बात कर रहे थे, झांसी की रानी तात्या तोपे, मंगल पांडे, सब जो 1857 की क्रांति के समय जिन्होंने कार्य किया, अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी, तो उस समय बताते हैं कि उस समय स्वामी जी ने इस विषय को लेकर के देश के प्रबुद्ध लोगों में नवजागरण के कार्य में वो लग गए थे। 1857 के समय ही ऋषि दयानंद स्वामी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश के अष्टम समोल्लास के पृष्ठ संख्या 153 पर लिखते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध उनके शासन काल में लिखते हैं कि कोई कितना भी अच्छा हो, परंतु जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि और उत्तम होता है, अथवा मत मतांतर के आग्रह रहित अपने पराये का पक्षपात शून्य प्रजा पर माता पिता के समान कृपा दृष्टि रखने वाला विदेशी राज्य, कहते कृपा रखने वाला न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। सत्याग्रह प्रकाश के जो 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उस समय उन्होंने इस बात को सत्याग्रह प्रकाश में लिखा अष्टम समोल्लास में, और लोगों के अंदर जागृति लाने का प्रयास किया। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो अपना देश है, अपने जो लोग हैं, अपने लोगों के द्वारा जो राज्य है वही श्रेष्ठ है, दूसरे के द्वारा क्यों ना माता पिता के समान ही पालन पोषण किया जाता हो तो भी विदेशी राज्य हमें स्वीकार नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से स्वामी जी ने सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक को इस विषय में स्वराज एवं स्वदेशी राज्य के संबंध में प्रेरित किया। पश्चात परंपरा से आचार्य विनोबा भावे तक इस विषय पर जागृति लोगों में आई, और अच्छी बात है कि उस चीज को लोगों में एक जागृति आई, लोगों में जागरण आया। इस बात को मैंने जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया। आगे इसमें उद्देश्य किसी महापुरुष का यहाँ पर जो है समय के अनुसार प्रस्तुत, मैंने तो 3 महापुरुषों का लिया था, लेकिन यहाँ पर आचार्य में श्यामजी कृष्ण वर्मा का केवल आपको जो 3 महापुरुषों का लाया था देशभक्तों का, तो जिनमें से केवल आजादी के अमृत महोत्सव पर केवल मैं एक जो है स्वामी ब्रह्मानंद जी का लिख के लाया था मैं। इसके अतिरिक्त जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र दृष्टा पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा का मैं जीवन चरित्र आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्होंने विदेश में लंदन में प्रोफेसर रहते हुए साथ में उन्होंने जब जलियांवाला बाग में जिसने गोली चलवाई थी उसको ऊधम सिंह ने जाकर के विदेश में भी इनके संरक्षण से ही जो वहां पर उनकी सभा में गोली मारी थी, तो उनको प्रश्रय देने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा ही संरक्षण देने वाले थे। तो उनका मैं बाल्यकाल और थोड़ी सी मैं घटना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं समय के अनुसार। गुजरात प्रांत का कच्छ नामक सीमावर्ती और पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके मांडवी उपनगर के रहने वाले श्री कृष्ण वर्मा, उनके पिताजी का नाम कृष्ण वर्मा है और श्याम जी उनका उपनाम है। तो 4 अक्टूबर 1857, देखिए क्रांति का समय है, 1857 को भुज नामक स्थान पर जो है ननिहाल में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म हुआ। श्यामजी का नाम है, पिताजी का नाम कृष्ण वर्मा। तो श्री कृष्ण वर्मा हेमवाड़ा जाति के भानुशाली परिवार से थे। इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, अतः अर्थोपार्जन के लिए ये बंबई चले गए। श्याम जी का बाल्यकाल माता की छत्र छाया में व्यतीत हुआ। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर का दावानल चहुर फैल चुका था। उस समय 1857 की क्रांति का बिगुल बच चुका था। ऐसे वातावरण में इस बालक का जन्म हुआ। माता ने अपने प्रिय बालक श्याम को घर पर देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन समर्पण की शिक्षा दी, जिस प्रकार से माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी को तैयार किया। ऐसे ही संस्कारों से दीक्षित किया जैसे माता जीजाबाई ने
छत्रपति शिवाजी को दीक्षित किया था। अपने इन संस्कारों के साथ नियमित अध्ययन के लिए भुज के अंग्रेजी विद्यालय में प्रवेश इनका हुआ और वह शुभ दिन आया कि जब प्राथमिक विद्यालय में श्याम जी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जो माँ पुत्र का मार्ग प्रशस्त कर रही थी वह श्याम जी को 10 वर्ष की अल्पायु में छोड़कर के दिवंगत हो गई। इस दुखद घटना ने उन्हें अनाथ सा कर दिया, क्योंकि माता वो जो पिता थे वो मुंबई में रहते थे और माँ छोड़ करके चली गई। ऐसे समय में उनकी नानी ने उनका पालन पोषण किया। शिक्षा पहले की बात ही चलती रही। सन 1870 में मिडिल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके अपना कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने, जिससे पारिवारिक और शुभ चिंतक वो गदगद हो गए। बालक श्याम जी की कुशाग्र बुद्धि एवं परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने की चर्चा कच्छ से लेकर के बंबई आने वाले व्यक्तियों में होती रही। इस चर्चा को उदार और परोपकार प्रिय सेठ मजुरा दास ने सुना और श्याम जी और उनकी नानी को बंबई बुला लिया। श्याम जी को विल्सन हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया। सेठ मजुरा दास ने अपने कुल पुरोहित पंडित विश्वनाथ शास्त्री से कुशाग्र बुद्धि श्याम जी की चर्चा की। पंडित विश्वनाथ जी ने श्याम जी से कहा कि देखो श्याम, तुम प्रतिदिन स्कूल की छुट्टी के बाद मेरी पाठशाला में पढ़ने के लिए आ जाया करो। तो इस प्रकार से अगले दिन से श्याम जी ने पंडित विश्वनाथ जी शास्त्री जो थे उनकी पाठशाला में भी पढ़ाई के बाद जाना प्रारंभ कर दिया और संस्कृत का भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार से श्याम जी कृष्ण वर्मा संस्कृत भाषा, साहित्य और व्याकरण पर अच्छा उन्होंने अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ हाई स्कूल की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके अपनी योग्यता प्रमाणित की। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने से उन्हें सेठ गोकुल दास कहान दास छात्रवृत्ति जो है योजना चलती थी, उससे उनको छात्रवृत्ति भी मिलनी प्रारंभ हो गई। बंबई के श्रेष्ठतम एल्फिस्टन हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया उनको, जहां प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के बालकों को ही प्रवेश होता था। बंबई धनकुबेर माने जाने वाले सेठ छबील दास लल्लू भाई का पुत्र रामदास श्याम जी की एक काही सहपाठी था। एक दिन पिता ने पुत्र से पूछा कि तुम्हारी कक्षा में सबसे अधिक प्रभावशाली विद्यार्थी कौन है? तो रामदास ने बताया कि श्याम जी का उल्लेख किया उसने। अपने पिता के आग्रह पर रामदास श्याम जी को घर लेकर के आए। वार्तालाप से सेठ छबील दास प्रभावित हुए और श्याम जी का इनके घर आना जाना प्रारंभ हो गया। सेठ छबील दास ने अपनी पुत्री भानुमति का विवाह श्याम जी के साथ कर दिया। 1875 में धनकुबेर की पुत्री के साथ विवाह करने पर भी माता के संस्कार और पंडित विश्वनाथ जी की शिक्षाओं ने उन्हें स्वाभिमान और दृढ़ निश्चयी बनाया और जिससे उनका ससुराल के ढंग से बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त करते रहे। देवी भानुमति का एक आदर्श पत्नी के रूप में विभिन्न कठिन परिस्थितियों में छाया के समान पति का साथ देना आजीवन वो देती रही और उनका संरक्षण करती रही। महर्षि दयानंद के शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा जो संस्कृत और अंग्रेजी की योग्यता अच्छी इनकी हो गई, तो सेठ मथुरा दास ने श्याम जी का परिचय बंबई के सुधारवादी व्यक्तियों में कराया, जो हिंदू जाति की अनेक कुरीतियों को दूर करने में लगे हुए थे। उन्हीं दिनों मुंबई में अंधविश्वास और कुरीतियों के विनाशक, स्वराज के उद्घोषक, दूरदृष्टा, युग निर्माता महर्षि दयानंद का आगमन हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने प्रबल तर्क एवं प्रमाणों के साथ अंधविश्वास और कुरीतियों का उन्होंने प्रबल प्रहार करके उनके संशयों को दूर किया श्याम जी कृष्ण वर्मा के, जिससे अंधविश्वासी रूढ़िग्रस्त लोगों में खलबली मच गई तथा बुद्धिवादी लोगों में सुधारवाद के प्रति एक आशा की किरण दिखाई देने लगी। महर्षि दयानंद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले युवक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। इन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती के व्यक्तित्व, योग्यता और चरित्र को निकटता से देखा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। युवक श्याम जी ने आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महर्षि दयानंद ने इनकी योग्यता के विषय में लिखा कि विद्वानों के मान्य सर्व शोभायुक्त, पाखंड खंडनी में अभंग उत्साही, अपनी वाक विन्यास शैली से सर्वजनों को प्रबोधित करने वाले पंडित श्याम जी वर्मा के लिए अब वैदिक धर्म के प्रचार में लग जाना श्रेयस्कर है। महर्षि दयानंद के आदेश पर धर्म प्रचार के माध्यम से नासिक, पूना, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत आदि स्थानों पर हो गए। मई 1870 में पूना गए। इसके भाषण को तत्कालीन जगत गुरु शंकराचार्य ने भी सुना और उनकी प्रशंसा की। उत्तर भारत में वाराणसी, प्रयाग, लाहौर आदि स्थानों पर भी आप प्रचारार्थ गए। सभी स्थानों पर आपके भाषणों की प्रशंसा होती रही। श्याम जी कृष्ण वर्मा का विदेश गमन। इन्हीं दिनों ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर मोनियल विलियम्स का श्याम जी को अपने सहायक के रूप में कार्य करने का निमंत्रण हुआ इंग्लैंड में।
श्याम जी ने महर्षि दयानंद के सरस्वती के इन विषय को मार्गदर्शन चाहा, इस पर स्वामी जी से उन्होंने वार्तालाप किया। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ऋषि दयानंद से इस वर्ष में इस विषय में उन्होंने मार्गदर्शन चाहा। तो महर्षि ने कहा कि 3 वर्ष के लिए इंग्लैंड जाने का आपका विचार उत्तम है। मेरे विचार से यह उपयुक्त अवसर है जिसका उपयोग आप अपने और अपने देशवासियों के लिए कर सकते हैं। इंग्लैंड में भी आपको बहुत सम्मान मिले, मेरी ऐसी शुभकामना है। एक आदर्श मार्गदर्शक के रूप में थोड़े से शब्दों में उनका मार्गदर्शन कर दिया। मार्च 1869 में वे ऑक्सफोर्ड पहुंचे। वहां रहते हुए आपने संस्कृत अध्यापन के साथ साथ ग्रीक, लैटिन आदि यूरोपीय भाषाओं का भी अध्ययन किया और कानून की शिक्षा भी प्राप्त करने लगे और बैरिस्टर बनकर के 1884 में भारत लौटे। तो संस्कृत मांगने पर आपका इतना बड़ा अधिकार था कि प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर विलियम जेम्स आदि विद्वता के बहुत इनके प्रभावित थे। तो प्रोफेसर विलियम्स ने लिखा कि संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं के व्याकरण का विद्वान श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे दूसरा कोई याद नहीं है। मैंने आज तक ऐसा कोई पंडित नहीं देखा जो संस्कृत के साथ में अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं का भी ज्ञाता हो। श्याम जी कृष्ण वर्मा का कुशल राज्य प्रशासक। श्याम जी कृष्ण वर्मा बैरिस्ट्री की उपाधि प्राप्त करके इंग्लैंड से भारत लौटे, परंतु उन्होंने यहाँ पर बैरिस्टर के रूप में कार्य नहीं किया। उन्हें तो अपने गुरु दयानंद के वाक्य स्मरण आते थे कि जो स्वदेशी राज्य होता है वो सर्वोपरि होता है। इस बात को वो सोचते रहते थे। तो अष्टम समलासन स्वामी जी ने जो बात कही मैंने इससे पहले बता दिया। तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए 1857 में संघर्ष हो चुका था, जिसे कुटिल अंग्रेज शासकों ने विफल कर दिया था। ब्रिटिश शासकों की कुटिल चाल को दूरदृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती ने समझा। अपने कार्य क्षेत्र में स्वराज्य प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति से पहले वैचारिक क्रांति को आवश्यक समझ करके इसे स्वीकार किया और लोगों में स्वदेशी जागरण का और स्वदेश का जो उन्होंने लोगों में विचार उत्पन्न करना प्रारंभ किया। तो स्वदेश, स्वभाषा और स्वराज्य आदि का उद्घोष उन्होंने लोगों के अंदर जागृत करना प्रारंभ किया ऋषि दयानंद ने। इसमें बाधक सभी कुरीतियों का खंडन किया। इसी क्रम में स्वराज जिन लोगों को प्राप्त करना है और जिन्हें राज्य करना है उनका चरित्र आदर्शवान होना चाहिए। उनमें किसी प्रकार का कोई व्यसन ना हो। जैसे आचार्य की मैंने आचार्य विनोबा भावे पक्ष में बताया था कि उत्तम आचार्य वो होता है जो अपने आचरण से सभी को शिक्षा दे। तो ऐसे ही स्वामी जी भी कह रहे हैं कि व्यसन, उसमें आचार्य में व्यसन नहीं होना चाहिए कोई, जिससे वो प्रजा का पालन ठीक तरह से कर सके, स्वराज्य और स्वतंत्रता का सब लोग लाभ उठा सके। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के राजाओं को, जिसमें देशभक्ति की भावनाएं विद्यमान थी, उपदेश देना, मनुस्मृति आदि ग्रंथों को पढ़ाना और राजा के कर्तव्य, स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के राजा के कर्तव्य क्या होते हैं वो चीज वहां पर उन्होंने मनुस्मृति से लिया है। तो वहां पर उन्होंने उसकी चर्चा की है। तो वही बात यहाँ पर बताते, राजाओं के कर्तव्य का बोध कराना प्रारंभ किया। इस निमित्त महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपने गुरु और मार्गदर्शक महर्षि दयानंद द्वारा प्रारंभ किए हुए कार्यों को ही अनुसरण करते हुए राजाओं के यहाँ रहते और स्वराज्य और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का कार्यक्रम उन्होंने बनाया। तथा सन 1885 में रतलाम रियासत के बाद मंत्री पद पर वो नियुक्त हो गए। रियासत में मंत्री पद पर नियुक्त हुए और रियासत में सब प्रकार की योग्य व्यवस्थाएं उन्होंने समय पर की, जिससे रियासत का राजा अत्यंत खुश हुआ। इसके बाद अब जूनागढ़ के दीवान 1895 में बने। जूनागढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों को जिनको प्रजा के हित का कुछ भी ध्यान नहीं था, दीवान पद पर रहते हुए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने उनको दंडित किया, जिससे राज्य में खलबली मच गई और सारा भ्रष्ट प्रशासक वर्ग श्याम जी कृष्ण वर्मा के विरुद्ध हो गया। अंग्रेज अधिकारी तो चाहते ही थे यही अतः विवश होकर के आपको अपने पद से हटना पड़ा। वहां से आप बंबई, रतलाम होते हुए उदयपुर पहुंचे। श्याम जी कृष्ण वर्मा के प्रति लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक अत्यंत आदर भाव रखते थे। जूनागढ़ की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए बाल गंगाधर तिलक उदयपुर श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के पास विचार विमर्श के लिए गए, मिले और स्वयं तिलक कट्टरवादी जो है, कट्टरपंथी ब्राह्मण होते हुए भी श्याम जी कृष्ण वर्मा को पंडित मानते थे, कहकर के पंडित संबोधित किया। और इस कारण से बाद में लोग श्याम जी कृष्ण वर्मा को पंडित श्याम जी कह करके पुकारने लगे। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक और श्याम जी कृष्ण वर्मा के विचारों में बहुत अधिक समानता थी। इस प्रकार से समय बता दीजिएगा। आगे जो है अगला
आगे जो है जनजातीय गौरव जो है एक और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं 5-7 मिनट में। जनजातीय गौरव जो बिरसा मुंडा, जिसको जो है इस क्षेत्र में के तहत कार्यक्रम बिरसा मुंडा जो है जयंती जनजातीय गौरव दिवस प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषित किया पिछले वर्ष। तो नेताजी द्वारा स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की घोषणा, शहीद दिवस आदि शामिल इसमें। तो आरंभिक इनका जीवन जो बिरसा मुंडा जी का है, बिरसा मुंडा जी का जन्म मुंडा जाति के गरीब परिवार में पिता सुगना मुंडा और माता करमी मुंडा के सुपुत्र के रूप में 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलियाहासू गांव में हुआ था। सालगा गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने चाईबासा जॉर्ज विद्यालय में आगे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व 1858 से लेकर के 94 तक सरदारी आंदोलन हुआ, बिरसा मुंडा के कुल गुलान का आधार बना। जो कोल सरदार भूमि जो उराव मुंडा के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1894 में सरदारी लड़ाई को कोई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हुआ, जिसके बाद आदिवासी बिरसा मुंडा ने के विद्रोह में शामिल हो गए। अक्टूबर 1894 को बिरसा मुंडा ने सभी मुंडाओं को एकत्रित किया और अंग्रेजों को लगान न देने के लिए उन्होंने कर जो है माफी के लिए आंदोलन किया, जिसे मुंडा विद्रोह या कुल गुलान कहा जाता है। 1895 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जो बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के लिए कारावास की सजा दी गई इनको। लेकिन बिरसा अपने शिष्यों के क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी उन्होंने, और जिससे उन्होंने अपने जीवन काल में एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें इस इलाके के लोग उन्होंने धरती बाबा के नाम से जो है पुकारते थे और पूजा आज भी करते हैं। उनके प्रभाव की वृद्धि के कारण पूरे इलाके में मुंडाओं ने संगठित होकर के होने से उनमें चेतना की लहर दौड़ गई। तो विद्रोह और भागीदारी का अंत 1897 से 1900 के बीच मुंडा और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे। बिरसा और उनके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर के खूंटी थाने को धावा बोल दिया और 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इनके बदले इनके इलाके के बहुत सारे आदिवासी नेताओं को उनको जो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जनवरी 1900 डोंबरी पहाड़ पर एक और संघर्ष हुआ, जिसमें बहुत सी औरतें और बच्चों को भी अंग्रेजों ने मार दिया। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारी भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 में ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जहर देकर के उनको मार दिया गया। 1900 की रांची कारागार में उन्होंने अंतिम सांस ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो उनका संघर्ष रंग लाया और प्रधानमंत्री जी ने इनको एक सच्चा सम्मान दिया। तो बिरसा मुंडा की समाधि रांची से होकर के स्थित डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। उनका आज भी स्टैचू वहां पर बना हुआ है, जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी बनाया गया। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और उनका जो बलिदान था वो रंग लाया। इस प्रकार से आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे देशभक्तों ने, जिनको हाशिए पर रखा गया, उन सब लोगों ने देश समाज के लिए काम किया और जिसके परिणाम स्वरूप हम जो है स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो इन शहीदों ने, जिन देशभक्तों ने चाहे शांति के रूप से चाहे क्रांति के रूप से जिन लोगों ने देश के लिए कार्य किया, उन सभी को हम नमन करते हैं, श्रद्धा से याद करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समझता हूँ मेरे समय का जो मुझे संचालक महोदय ने निवेदन दिया था, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।